नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 है ये। चैप्टर 1 पहले ही हमने अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा आप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 पहले ही हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, खेल एवं पोषण। तो आइए शुरू करते हैं। आखिरकार खेल एवं पोषण में पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रह गए थे, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पार्ट 2 में रह गए थे, बच गए थे। ठीक है, पहला हमारा संतुलित आहार एवं पोषण किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया था हमने। मैक्रो, बृहद तथा माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से थे। और दूसरा हमारा है आहार के पोषक व अपोषक तत्व कौन कौन से हैं, ये हमने बता दिया आप लोग को पहली वीडियो में। ठीक है, तीसरा है भार नियंत्रण हेतु भोजन स्वास्थ्य भार आदर्श वजन डाइटिंग के लिए खतरे और नुकसान कौन कौन से थे, इसके बारे में बताया हमने। और भोजन असहनशीलता एवं भोजन से संबंधित गलत धारणाएं कौन कौन सी थी, जैसे हम भोजन मिथक के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में क्या थी, इसके बारे में बताया हमने। ठीक है, हमारा फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक इसमें रह गया था। तो फोर्थ टॉपिक हमारा है खेल पोषण एवं खेल प्रदर्शन में आहार का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके का पड़ता है, जैसे पीना, खाना पीना प्रतियोगिता से पहले तथा दौरान तथा बाद में किस तरीके से आखिरकार जो एक खिलाड़ी होता है वो अपने खेल के दौरान और खेल से पहले और खेल के बाद में किस तरीके का आहार लेता है, ग्रहण करता है, जिससे उसे एनर्जी उसके शरीर में हमेशा बनी रहती है। ठीक है, और पांचवा हमारा टॉपिक है बच्चों के लिए पूरक आहार। इसका अर्थ क्या है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे चिल्ड्रंस होते हैं, उनको एक तरीके किस तरीके का आहार खिलाना चाहिए जिससे कि उनका जो मानसिक संतुलन और समाज में किस तरीके से रह सकें वो, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है खेल प्रदर्शन पर आहार का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो एक खिलाड़ी होता है जो वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, जो फूड्स खाता है, प्रोटीन लेता है, खाता पीता है, तो वो खेल पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट हमारा है साधारण कार्बोहाइड्रेट। इसका अर्थ क्या है कि उसको एक तरीके का साधारण कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है जिससे कि वो अपने क्षमता जो है और अधिक ज़्यादा बढ़ा सकता है खेलने की। ठीक है, देखते हैं क्या है। यहाँ अनाज, गेहूँ, चावल आदि में पाए जाते हैं। यहाँ रसीले फलों जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास जैसे कि शाही के रूप में इसे पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले स्वाभाविक मिठास की तरह होता है, जैसे कि आंवला हो गया, अनानास हो गया, केला जैसे कि मिश्रित उसको मिला करके फिर बनाया जाता है, जूस के रूप में वो पीता है। किसी भी तरीके का ये प्रोटीन होना चाहिए, उसे आहार मिलना चाहिए। यहाँ स्वाद में मीठे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है जटिल कार्बोहाइड्रेट। इसका दूसरा पॉइंट हमारा है जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ स्वाद में काफ़ी ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का सिंपल की तरह होता है, जैसे रोटी हो गया, रोटी में काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, इनमें ग्लूकोज प्रमुख रूप से शामिल होते हैं, जो कि आलू, शकरकंदी, गाजर, मक्का, गेहूँ, चावल आदि मुख्य रूप से इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसे ही जटिल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तीसरा हमारा है फैट। फैट के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि आखिरकार जो फैट होता है हमारा क्या होता है। फैट मतलब क्या, वसा। ठीक है, जो हमारा चर्बी होती है उसे मुख्य रूप से कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन क्या एक बार जान लेते हैं क्या होता है। ये सभी हमारे शरीर और हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, और वसा हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा सुंदर तथा आकर्षक बनाता है। जैसे वसा के जो स्रोत हैं, जैसे पनीर हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों और आइस इसके अंतर्गत जो होता है शामिल होता है, जिसे हम फैट कहा जाता है। और वसा के क्या कार्य होते हैं, आखिरकार जो वसा होती है इसके कार्य क्या होते हैं, ये क्यों आखिरकार ज़रूरी होता है हमारे लिए, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कोमल अंगों को सुरक्षा ज़्यादा प्रदान करते हैं, यानी कि जो फैट होने से कहीं आपको चोट लग जाती है ज़्यादा, तो जो वो फैट है, वो जो चमड़ी है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं एक हिसाब से, एक तरीके से। ठीक है, और दूसरा हमारा है हार्मोन्स उत्पन्न करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, यानी कि जो शरीर के अंदर हार्मोन्स इंसुलिन बनते हैं, वो उसमें जो विकास होता है मानव का, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पार्ट जो होता है हमारे लिए ज़रूरी होता है वसा के कार्य के अंतर्गत। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है चमड़ी को खुरदुरा होने से काफ़ी ज़्यादा बचाता है।
यानी कि जो आपका शरीर है, अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए खुरदुरापन आ जाता है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर होता है, तो इससे क्या होता है कि फ़ैट आपका ज़्यादा मोटा है, मोटापा है आपके शरीर के अंतर्गत, तो वो जो फ़ैट है, फ़ैट की वजह से जो चमड़ी है खुरदुरा होने से काफ़ी ज़्यादा बचाव प्रदान करती है, बचाव होती है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटीन किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आखिरकार जो प्रोटीन है, प्रोटीन का आहार किस तरीके से हमें लेना चाहिए। जैसे कि जिम में जो लोग जाते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, ज़्यादा पाउडर्स होते हैं उसको पीते हैं, वो जिम में जो उसके डाइटियंस होते हैं, मतलब गाइड देने वाले होते हैं, इंचार्ज के रूप में मान लीजिए, कि वो जिस तरीके का गाइड देते हैं, किस तरीके का हम आपको खाना खाना है, कितना खाना खाना है, कितना चम्मच दूध पीना है, कितना गिलास मतलब दूध पीना है, कितना चम्मच आपको इतना प्रोटीन खाना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को बताया जाता है। ठीक है, तो चौथा हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे भोजन और हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण तथा निर्माण में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और नई कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। यानी कि हमें कहीं चोट लग जाता है या फिर जो कोशिकाएं मर जाती हैं और जो ऊतक होते हैं वो मर जाते हैं, तो उसमें निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, ताकि जो ऊतक होते हैं, नए नए ऊतक जो आते हैं मरने के बाद, जो ऊतक होते हैं, कहीं भी मान लीजिए चोट लगता है आप लोग को, तो जो उसके अंदर से जो फुफली की तरह निकलते हैं एक तरह से, तो वो उसको ही वो जो मर जाते हैं ऊतक, उनका ही एक तरीके का होता है, तो नए नए ऊतकों का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर का जो विकास होता है, वृद्धि होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए बढ़ती उम्र के बच्चों और खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी होता है प्रोटीन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। आखिरकार हमने पहले ये जाना है कि आखिरकार जो प्रोटीन है ये किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, आखिरकार जो प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है, मांसपेशियाँ, नाखूनों, जो नाखून होते हैं, नाखूनों से बालों और अंतरिक्त अंगों का निर्माण करता है। आखिरकार जो ज़्यादा जो प्रोटीन होता है इसके कार्य हैं। ठीक है, जो कार्य होता है प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर के अंदर, और मांसपेशियाँ होती हैं और नाखून के अंदर के अंतर्गत भी इसका जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य होता है। और दूसरा उसका निर्माण करता है, यानी कि जो अंग होते हैं ना, अंगों में इसका निर्माण करता है। और तीसरा हमारा पॉइंट है टूटे हुए उसको मरम्मत करता है। इसका अर्थ क्या है कि टूटे हुए जो ऊतक होते हैं उसका जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण करता है हमारे शरीर के अंतर्गत, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और प्रोटीन के स्रोत क्या है, हमारे प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि प्रोटीन के आखिरकार जो स्रोत होते हैं ना ये है क्या। ठीक है, जैसे कि दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, दालें जो होती हैं आदि ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इसके अंतर्गत, और बादाम हो गया। ठीक है, जो ये ऐसी 4 चीज़ें हैं ना जिनके अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती हैं, दूध, सोयाबीन, दालें और बादाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं जल के क्या कार्य होते हैं, यानी कि जो वाटर है ना हमारे लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम पानी पीते हैं क्यों हमारे लिए आखिरकार जो हमारे शरीर के अंतर्गत कितनी मात्रा में जो जल होता है वो उपलब्ध होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है हमारे शहर के विभिन्न अंतरिक्त क्रियाएँ हमारे शरीर की विभिन्न अंतरिक्त क्रियाएँ तरल माध्यम में ही होती हैं, इसलिए जल को माइक्रो पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जो जल होता है उसको माइक्रो पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है, इससे आवश्यक तत्व माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हमारे लिए कि जो माइक्रो पोषक तत्व है इसे एक हिसाब से माना जाता है, उसकी एक श्रेणी में रखा जाता है, तथा ये हमारे लिए जो आवश्यक तत्व के रूप में माना जाता है, इसे ही आवश्यक तत्व का एक रूप है। ठीक है, और आगे देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की कौन कौन से हैं, यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और हमारे शरीर के लिए किस तरीके से आखिरकार जो फ़ायदेमंद है, फ़ायदे क्या क्या है इसके सूक्ष्म पोषक तत्व के, उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आप लोग जानते हुए कैल्शियम का जो बहुत ही एक तरीके का भाग है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कैल्शियम की मात्रा बॉडी में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि जो कैल्शियम होती है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे शरीर के लिए है। कैल्शियम का अधिकतर भाग दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, यानी कि जो दांतों और हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और शरीर में कैल्शियम का लगभग 50% पाया जाता है, यानी कि
50% सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम हमारे शरीर में पाया जाता है, जैसे नाखून हो गया, दांत हो गया, और जो जितनी भी हड्डियां होती हैं ना हमारे शरीर के अंदर, जो 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर, मानव के अंदर, तो जो हड्डियां बनी होती है कैल्शियम के द्वारा ही बनी, कैल्शियम से ही बनी होती है। जो 50% है, इसमें बताया गया है कि जो कैल्शियम है हमारे शरीर के अंतर्गत वो हड्डियों के निर्माण के द्वारा है, क्योंकि हड्डियाँ हमारे शरीर में जितना अधिक होगी उतना ही कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। और दांतों और हड्डियों का निर्माण कैल्शियम के द्वारा ही होता है और काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। यानी कि जो दांत होती हैं, आप लोग जानते हो गन्ना जब खाते होंगे तो किस तरीके से हमारा दांत जो होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है गन्ने को भी खाने के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं कैल्शियम के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि जो कैल्शियम है ना इसके कौन कौन से स्रोत हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे दूध हो गया, ठीक है, दही हो गया, हरी सब्जियां और अंडा, मांस आदि इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि जो कैल्शियम होता है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन जो होते हैं ये सारे जरूरी होते हैं। दूध, दही, हरी सब्जी, अंडा, मांस आदि इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है आयरन, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है। ध्यान से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत ये आते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी कैल्शियम के काय कार्य होते हैं, कैल्शियम के कौन कौन से आखिरकार जो स्रोत होते हैं ये इसके बारे में पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं हम आयरन, ठीक है। ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत ही आता है। इसकी कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी इसकी कमी के कारण होती है, ठीक है। और शरीर में मौजूदा संपूर्ण लोहे का एक लगभग भाग जो होता है ना 75% होता है, अंश होता है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी कि जो लोहे का एक तरीके का हमारे शरीर के अंदर लोहे का जो भाग होता है ना 75% होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के अंतर्गत पाया जाता है। और कुछ अंश लीवर और किडनी और ब्लड प्लाज्मा में होता है। यानी कि जो आयरन होता है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए 75% पाया जाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमें जो हमारी जो लीवर होती है, लीवर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आयरन, ठीक है। और किडनी और ब्लड प्लाज्मा के अंतर्गत भी ये पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। इसका स्रोत पहला है मीठे केले, यानी कि जो मीठा केला है उसको ज़्यादा खाना चाहिए, और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, और सूखा मेवा आदि इसके अंतर्गत शामिल है। जो कि आयरन सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ से मिलता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आप लोग मेरे दोस्तों जरूर याद कर लेना कि आखिरकार जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं कौन कौन से हैं, किस तरीके से। जैसे सोडियम आयरन बताया, आयरन के बाद सोडियम आ गया, सोडियम से पहले हमने बताया कैल्शियम, ठीक है। तो सोडियम के बारे में जान लेते हैं कि सोडियम के कौन कौन से आखिरकार जो तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसको कहते क्या हैं, ठीक है। यहाँ कोशिकाओं के द्रव्य में संतुलन बनाता है, और इसके स्रोत जो है आयोडीन नमक है। यानी कि जो सोडियम होता है, जैसे कि आप लोग नमक खाते हैं, नमक में क्या होता है आयोडीन होता है, जो कि उसकी कौन सी बीमारी से बचता है, गोइटर की बीमारी से बचता है। यानी कि जो आयोडीन नमक खाते हैं ज़्यादा हमें इसलिए भी खाना चाहिए ताकि जो गोइटर की बीमारी है ना, जैसे कि गले पे यहाँ फूलना होता है, उसे गोइटर की बीमारी कहा जाती है। ज़्यादा आपने कुत्तों में जानवरों में ये बीमारी पाई होगी, इंसानों में तो बहुत ही कम होती है, क्योंकि संतुलन जो आयोडीन है उसको नमक खाने से इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जांपल दिया है, इसका स्रोत जो है आयोडीन नमक, ठीक है। यहाँ थायरोक्सिन नमक हार्मोन का उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो थायरोक्सिन नमक होते हैं यहाँ हार्मोन का उत्पन्न भी करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड को सही ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि जो थायरोक्सिन नमक होता है उसे थायराइड ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने बताया कि गले में जो ये निकल जाता है फूलने टाइप का होता है, तो सही ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि इस बीमारी से हम बचाव कर सकते हैं, इससे हमें बीमारी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ वृद्धि और विकास का भी एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भाग होता है, और इसकी कमी से घेंगा रोग और मानसिक बीमारी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया जो बीमारी होती है ना एक घेंगा रोग की तरह होती है। जैसे कि आपने मेढक के अंदर पाया होगा जो घूम घूम करते हैं, तो किस तरीके से आखिरकार उनके अंदर जो आवाज़ आती है ना, तो उससे ही उसकी बीमारी जो होती है इंसानों को लग जाएगी अगर वो थायरोक्सिन नमक नहीं खाते हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं, और यहाँ मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, हमारा जो मानसिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार जो सोडियम है, सोडियम के कौन कौन से स्रोत होते हैं।
स्रोत पहला हमारा आयोडीन, नमक, मछली और समुद्री भोजन आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी कि इसके स्रोत जो हैं, अगर हम मछली, आयोडीन, नमक और समुद्री भोजन को ज़्यादा हम खाएं, जैसे कि मछलियों को ही खाएं, मछलियों का आहार लें। आप लोग की बात बता दूं आप लोग को कि किस तरीके से आखिर जो मछलियाँ होती हैं ना, मछलियों को ज़्यादा खाना खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो लीवर होता है हमारा, लीवर और एब्सिस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के अंतर्गत जो होती हैं आयोडीन आदि ज़्यादा पाया जाता है, और हमारा लीवर की जो प्रवृत्ति है ना, हमारे लीवर की जो वृद्धि है ना, और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है जो मछली खाने से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि क्या टॉपिक है। तो फास्फोरस यहाँ दांतों और हड्डियों के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायक करता है। यानी कि जो फास्फोरस होता है ना, इसका निर्माण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हमारे दांतों और हड्डियों का निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक करता है। ठीक है, यहाँ मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखता है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु के नाम से आप लोग जानते होंगे कि तंत्रिका तंत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और यहाँ मांसपेशियाँ जो हमारे लिए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन दोनों को सामान्य बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और अगला पॉइंट हमारा है पोटेशियम। पोटेशियम जान लेते हैं कि आखिरकार जो पोटेशियम है यह है क्या। ठीक है, यहाँ शरीर कोशिकाओं को दूर ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यानी कि यहाँ शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा दूरी को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। यानी कि जो ख़राब हो जाते हैं हमारी कोशिकाएं, उनको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। और तंत्रिका तंत्र को नियमित करना और उसको मजबूत रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसका कम से कम जो उपयोग होता है ना, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोगों को चोट लग जाती है काफ़ी ज़्यादा, जिससे हमारी कोशिकाएं जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो उनको जो आयुर्वेदिक दवाई होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, उनको खाना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, और इसके स्रोत जैसे मान लीजिए, जैसे केला हो गया, पत्तेदार सब्जियाँ होंगी, खट्टे फल, सब्जियाँ, टमाटर आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं पोटेशियम के अंतर्गत। तो हमें इन सभी चीज़ों को खाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर का जो मेंटेनेंस है वो भी बना रहे, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और सातवां पॉइंट हमारा है मैग्नीशियम। यानी कि जो मैग्नीशियम है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एक ठीक है, यहाँ कोशिकाओं का रख रखाव करता है। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका बचाव कहीं ना कहीं इससे करता है, इसके द्वारा करता है। यहाँ कोशिकाओं को जो टूट जाते हैं उसको जोड़ने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है, और इसके अंतर्गत जो स्रोत होते हैं, जैसे साबुन हो गया, अनाज हो गया, मीट आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए कि क्या है ये। यहाँ कोशिकाओं का रख रखाव करता है, यहाँ कोशिकाओं को टूटने से काफ़ी ज़्यादा बचाता है, और इसके जो स्रोत होते हैं, साबुन हो गया, अनाज हो गया, मीट हो गया, जो कि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज। यानी कि जो कम मात्रा में पाए जाते हैं खनिज, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, विटामिन हो गया, और जल में घुलनशील वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आयरन, आयोडीन और विटामिन के बारे में हमने आपको बता दिया कि क्या होते क्या नहीं होते हैं, और अब आपको हम बता दें कि आखिरकार जो जल में घुलनशील किस तरीके के होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और हमारा ये अगला टॉपिक है जल में घुलनशील विटामिन ए, डी और के। यानी कि जो जल में घुलनशील किस तरीके से विटामिन ए, डी और के किस तरीके से जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा विटामिन ए सामान्य शारीरिक विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आँखों और यानी कि आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में त्वचा को स्वस्थ रखने में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। यानी कि जो अंधेरा, जैसे कि किसी न किसी मानव के अंदर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के अंदर कि जो उसका ब्लाइंडनेस है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा रात के समय उसको दिखना बंद हो जाता है। ऐसा भी होता है जब विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं एक बार जान लेते हैं। पपीता, खरबूजा, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध आदि इसके अंतर्गत जो होते हैं शामिल होते हैं, इसके स्रोत रहे। ठीक है, विटामिन ए के। और विटामिन डी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन डी हमारे लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है।
शरीर के फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों तथा हड्डियों का निर्माण करता है, ये पहले हमने आपको बता दिया। तथा रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को मिश्रित करता है, यानी कि जो रक्त होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का मिश्रण होता है, जो कि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, शरीर वृद्धि तथा विकास में इसकी कमी से रेक्टिरोसिस एक तरह की बीमारी होती है, वो होता है, और गर्भावस्था शिशु के पूर्ण विकास के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान होती है, सहायता करती है, जो ठीक है महिलाओं के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। इसके स्रोत सूर्य किरण, जो सूर्य किरण होते हैं उससे आप लोग जानते हैं कि विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा हमें मिलती है, उससे हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं, और दूध पीने से भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, मक्खन खाने से भी होता है, और मछली का तेल जो होता है लगाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और मछली भी खाएँ तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि मछली के अंदर जो प्रोटीन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हमारे लीवर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है विटामिन ई। आखिर का जो विटामिन ई है हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है, यहाँ पाचन को स्वस्थ रखता है, यानी जो पाचन क्रिया हमारी है उसको काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रखता है, और प्रजनन शक्ति को मजबूत करता है ये। ठीक है, और हार्ट अटैक, कैंसर आदि के रोग के उपचार में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, और इसकी कमी से मांसपेशियाँ जो होती हैं पतन होने लगता है, यानी कि जो विटामिन ई हमारे अंदर की कमी हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंतर्गत जो मांसपेशियाँ हैं उसका पतन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं कटने लगती है, फटने लगती हैं, या फिर खुरदार होने लगती हैं, ऐसा कुछ होने लगता है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी के कारण ये होती हैं। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं एक बार जान लेते हैं कि विटामिन ई के आखिरकार जो स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं। हरी सब्जियां होती हैं, दाल होता है, साबुन, अनाज आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, विटामिन ई के अंतर्गत ये शामिल होते हैं। हरी सब्जियां, दाल, साबुत, अनाज आदि इसके अंतर्गत होते हैं। विटामिन के किस तरीके का होता है, आखिरकार जो विटामिन के होता है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। यहाँ पाचन क्रिया के लिए अत्यंत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और दांतों के बेहतरीन बैक्टीरिया का निर्माण करता है, और खून के थक्के को जमाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है विटामिन के। इस तरीके से हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा विकास भी करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है तो हमारी ये हेल्प करते हैं, मदद भी करते हैं विटामिन के। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं एक बार जान लेते हैं। जैसे टमाटर हो गया, सोयाबीन हो गया, पालक, फूल गोभी, गेहूँ, अंडे आदि इसके अंदर शामिल होते हैं विटामिन के। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है जल में घुलनशील पदार्थ, यानी कि जल में घुलनशील पदार्थ कौन कौन से, इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी, यानी कि जल में घुलनशील जो होते हैं विटामिन बी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यहाँ कई विटामिनों का एक तरीके का समूह होता है जो कि जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी कि सभी का एक तरीके का मिश्रण होता है, जिसे विटामिन कॉम्प्लेक्स के नाम से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारी शरीर की जो पाचन क्रिया है और सामान्य डाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, और इनकी जो आर्थिक मात्रा होती है ना, बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर किसी प्रकार की हानि नहीं होने देती है। यानी कि जो विटामिन बी है, इसकी कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत जो किसी प्रकार की मान लीजिए हानि भी हो रही है ना, तो इसको पूर्णतः रूप से पूर्ण करने की, विकास करने की, वृद्धि करने की क्षमता रखती है इसके अंतर्गत। ठीक है, और विटामिन B1, यानी कि जो विटामिन B1 है ये क्या है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसकी कमी से चक्कर आने लगता है। पहले तो इसकी कमी जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, इसकी कमी से काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगता है, हमें आँखों के आगे जो होता है अंधेरा छाने लगता है, और चिड़चिड़ापन का होना भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और वृद्धि का रुक जाना, यानी कि जो शरीर की वृद्धि है ना उसका रुक जाना होता है, और भूख कम लगना और आदि के इसके कारण होते हैं, जो कि विटामिन B1 के कारण अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा हमारा है विटामिन B2। विटामिन B1 पढ़ा, विटामिन B पढ़ा हमने क्या होता है, विटामिन B1 पढ़ा, विटामिन B2 क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ आँख, नाक, जीभ, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी कमी से WBC की जो रोगे होती हैं निवारण क्षमता में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, यानी कि जो विटामिन B2 है इसकी कमी से काफ़ी ज़्यादा हमें जो WBC है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। यानी कि WBC की कमी होने के कारण हमें मान लीजिए हमारा हाथ कट जाता है, तो
उसके अंतर्गत जो WBC है ना वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, विटामिन B3 के क्या है इसके जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ शारीरिक वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, यानी कि जो विटामिन B3 होता है हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है, विकास करता है, उसका निर्माण करता है नए नए ऊतक कोशिकाओं का, और बालों को झड़ने से बचाता है। यानी कि विटामिन B3 जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों को झड़ने से भी काफ़ी ज़्यादा बचाव करता है और नए नए बालों का निर्माण करता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और चौथा हमारा है विटामिन B5, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। विटामिन B5 यहाँ भार संतुलन में सहायता करता है, यानी कि हमारा वजन मान लीजिए बढ़ रहा है, किसी भी मानव व्यक्ति का बढ़ रहा है वजन, तो विटामिन B5 खाने से हमारा जो वजन है वो एक तरीके से संतुलित हो जाएगा, संतुलित रूप से रहेगा, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, ताकि हमारा जो वजन है ना वो आगे बढ़े ना, और हमारा जो वजन है एक तरीके से मेंटेन हो जाए, स्थिर रहे, उसके बारे में बताया गया। और विटामिन B6 हीमोग्लोबिन के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है ना उसके निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है जो हमारा विटामिन B6 होता है। आगे देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन B7 यहाँ रंग व विटामिन आदि इसके अंदर शामिल होते हैं, यानी जो विटामिन B7 होता है इसके अंदर रंग और विटामिन दोनों ही इसके अंदर जो होते हैं इंक्लूड होते हैं, मिश्रित होते हैं, और शारीरिक वृद्धि में से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। रक्त निर्माण और प्रजनन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ये। और विटामिन B9 पीले रंग का विटामिन होता है, ये इसके अंदर सभी शामिल होते हैं, यानी कि जो पीले रंग होता है इसके अंदर सभी प्रकार के जो विटामिन होते हैं उसको शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत, और शारीरिक वृद्धि के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रक्त निर्माण और प्रजनन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं विटामिन B12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि विटामिन B12 किस तरीके से हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसकी कमी से एनीमिया की बीमारी होती है, और इसके स्रोत जो होता है मीठा, आलू, पनीर, लीवर ऑयल आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, विटामिन C, यानी कि जो विटामिन C होता है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो, आखिरकार हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है एक बार जान लेते हैं। ये प्रतिदिन इसे लेना आवश्यक होता है, यानी कि जो विटामिन C होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें रोज़ इसका सेवन करना चाहिए। शारीरिक विकास में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि के लिए की आवश्यक होते हैं। यहाँ हमारी सुरक्षा तथा रक्षक तंत्र को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है, और सहनशीलता को भी बढ़ावा देता है, यानी कि किसी भी काम को कर रहे हैं तो हम और 5-10 मिनट ओवर कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और रक्त वाहिकाओं को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है, और इसके स्रोत खट्टे फल, आंवला, टमाटर, नींबू, अंकुरित अनाज इसके अंतर्गत शामिल होते हैं आदि। इसके अंतर्गत सब्जियां भी शामिल होते हैं जो कि विटामिन C के अंतर्गत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है आहार के गैर पोषक घटक, यानी कि जो आहार है ना उसके गैर पोषक घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो पहला हमारा है आहार के ऐसे घटक जो कैलोरीज उपलब्ध नहीं कराते हैं, जैसे फाइबर हो गया, वाटर हो गया, स्वाद रहित, और रंग किस तरीके से होता है उसके बारे में बताइए। रंग रहित, रंग यौगिक गैर पोषक घटक होने के बावजूद हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इसका उपयोग स्वाद या रंग देने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि जो जीव होता है हमारे अंतर्गत उसके बारे में बताया कि रंग किस तरीके का रंग हमें पसंद है, किस तरीके का स्वाद पसंद है, हमारा जीव पसंद करता है, उसके बारे में बताया गया कि फाइबर, वाटर और स्वाद यौगिक रंग और रंग यौगिक गैर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और इसके घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, और जैसे फाइबर हमने इसको डिस्क्राइब करके बताया कि आप लोगों के क्या क्या आखिरकार जो है इसके अंतर्गत शामिल होगी, जैसे फाइबर हो गया, वाटर हो गया, रंग यौगिक हो गया, ठीक है, गैर रंग यौगिक हो गया। तो पहला हमारा है फाइबर। यहाँ भोजन का वह भाग होता है जिसमें मनुष्य की आंतों द्वारा पहुँचाया जाता है, और फाइबर में आंतों के विकार दूर होते हैं, इसको विकार के रूप में जाना जाता है। इससे आंतों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है, जिससे कब्ज नहीं बनते, यानी कि जो कब्ज बनते हैं ना, एक तरीके से जो कब्ज ना बनने वाली जो बीमारी होती है ना आंतों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। यानी कि जो बीमारी होती है जैसे आंतों के अंदर
अंतर्गत जो कब्ज बन जाता है ना, तो ये जो फाइबर होता है ना, इसी का कार्य करता है कि जो आंतों के अंदर कब्ज है उसको ना बनने दे, इसलिए यह आंतों के अंतर्गत ये फाइबर का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ दृश्य संबंधित रोगों होने की संभावना की कमी के कारण होता है। वाटर, पानी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। शरीर का लगभग जो 70% भाग जो होता है ना, वो जल में से ही निर्मित होता है, यानी कि जो 70% भाग जो जल होता है उससे हमारा शरीर जो होता है निर्मित होता है। और शरीर की अधिकतम जैविक और रासायनिक क्रियाएं तरल माध्यम में ही होती हैं। ठीक है, कमी होने के कारण, मतलब इसकी कमी के कारण यहाँ यकृत सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे कि पसीना कम निकलता है। यानी कि जो वाटर है ना, इसको सही से अगर पिया जाए, सही तरीके से पानी कम से कम 2, 4, 10 लीटर दिन में पी लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पसीना भी निकले। ठीक है, और हमारा शरीर जो है काफ़ी ज़्यादा संतुलित रहेगा, क्योंकि पानी पीने से काफ़ी ज़्यादा हमारा जो होता है काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के अंतर्गत। ठीक है, और हमारे शरीर का तापमान जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको संतुलित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके कारण शरीर के विकार नहीं निकल पाते हैं, जिससे रक्त निकलने लगते हैं और जिससे कि मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो जो वाटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर का विकास हो सके, और जो विकार है उसका निर्माण ना हो, बल्कि विकास बन जाए। ठीक है, विकास बन जाए, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, स्वाद यौगिक, यानी कि जो स्वाद यौगिक है इसके बारे में क्या एक बार जान लेते हैं। स्वाद और गंध के लिए इस्तेमाल, जैसे बिना कैलोरीज वाली मीठी चीनी या हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, इसलिए प्राकृतिक स्वाद ही अच्छा होता है, इसे स्वाद यौगिक कहा जाता है। रंग यौगिक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। हर खाद्य पदार्थ का अपना एक रंग होता है, जैसे कि मिठाइयों के बारे में आप लोग जानते हो कि हर मिठाई जो होती हैं अलग अलग होती हैं। ठीक है, और बाज़ार में इन्हें अच्छे दाम में बेचने के लिए कई बार इन पर केमिकल कलर भी चढ़ाया जाता है। यानी कि जो रंग यौगिक की जो मिठाइयाँ होती हैं, और जो कपड़े होते हैं, मान लीजिए कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा रंग यौगिक होते हैं, जो अनेक प्रकार के जो कपड़े होते हैं, कई कलर के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो होते हैं ना, केमिकल का भी यूज़ कभी कभार किया जाता है, ताकि आप लोग को अच्छा लगे देखने में, आपकी जो आइज़ हैं देखिए उसको तो काफ़ी अच्छा महसूस हो, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और बच्चों के लिए पूरक आहार, यानी कि बच्चों के लिए पूरक आहार किस तरीके से हमारा ये टॉपिक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर जो बच्चे होते हैं उनके लिए आहार जो होता है किस तरीके का न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, उन्हें किस तरीके से आखिरकार उनके शरीर का विकास होना चाहिए, उनके अंतर्गत किस तरीके का आखिरकार जो वृद्धि होनी चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है भोजन के पोषण तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसे पूरक आहार कहलाते हैं। यानी कि भोजन के पोषण तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पूरक आहार दिया जाता है, इसे पूरक आहार कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है पूरक आहार का निर्माण भोजन में अनुपस्थिति तत्वों की पूर्ति हेतु करने के लिए किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा है पूरक आहार वह आहार होते हैं जिसको सामान्य खाने के साथ दिया जाता है, यानी कि जो सामान्य खाने के साथ दिया जाता है उसको पूरक आहार कहा जाता है, जिसका उपयोग भोजन में अनुपस्थिति पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कि जो ये पोषक तत्व है ना हमारे लिए और बच्चों के अंतर्गत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमें भोजन के अंतर्गत मिलता है, जैसे रोटी हो गया उसके अंतर्गत मिलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर के अंतर्गत जो कमी हो रही है ना, उसको पूर्ति करने के लिए किस तरीके से आखिरकार जो हमें पोषण दिया जा रहा है, उसका पूरक आहार किस तरीके से मिलता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि हम जो भोजन खाते हैं उससे हमें क्या आहार मिलता है, किस तरीके का उसके प्रति हमें पूरक, इसका मतलब उसका डिफिनेशन क्या है, उसके विपरीत हमें क्या मिलता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 2 का पार्ट 2 था ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो किस तरीके से लगी, कैसी थी। बाकी हमने फर्स्ट चैप्टर पहले अपलोड कर दिया, तो उसकी वीडियोस आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, बाकी हमने इकोनॉमिक्स का जो पूरा फुल सिलेबस है वो भी कंप्लीट करा दिया है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना है कि आखिरकार किस तरीके की वीडियोस हैं। ठीक है, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है कि किस तरीके से आपको लोगों को वीडियो लगी। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।